Okay. So good afternoon, everyone. So basically, this is our first class of CB1, right? The name of the subject is business finance. Okay. CB1 सब्जेक्ट का नाम है business finance, right? Now, when I talk about business finance, तो accounting अलग चीज होती है. Finance is something different. बट फाइनेंस को समझने के लिए आपको अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप फाइनेंस को समझ पाएंगे, नहीं तो फाइनेंस को नहीं समझ पाएंगे, राइट? फाइनेंस को समझने के लिए आपको टैक्सेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप फाइनेंस को समझ पाएंगे. तो व्हेन यू टॉक अबाउट CB1 पेपर, तो इसमें आपको अकाउंटिंग का भी दिखेगा, इसमें आपको टैक्सेशन भी दिखेगा, और फाइनेंस तो है ही. Got my point? So when I talk about the CB1 paper, we'll be seeing accounting, right? Now when we talk about accounting, it has to be preparation of profit and loss account. हाँ बोलिए प्राची चौधरी. Sir, screen is not visible. Pardon? Screen is not visible. और मैंने भी कुछ लिखा ही नहीं है. Okay. Anyway मैं शेयर कर देता हूँ. तो बेसिकली इसमें एक अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट है, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंस, बेसिकली इट्स अकाउंटिंग. क्योंकि फाइनेंस को समझने की अगर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं रहेगा तो फाइनेंस को नहीं समझ पाएंगे. Say for example, what is finance? First you have to understand what are the problems we are going to encounter in finance with respect to business. देखो यहाँ पे जो भी बात होगा सब बिजनेस फाइनेंस के बारे में बात होगा. पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू स्टिक टू आवर सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू बिजनेस फाइनेंस, राइट? यहाँ पे आपको ऐसा सवाल नहीं आएगा कि एक इंडिविजुअल के पास में सेविंग्स है, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए. You won't get this type of problems in CB1, right? So whatever financial matters we are going to discuss, that is purely from the point of view of business, right? लोग बोलते हैं ये सेल्फ स्टडी में हो जाएगा, बट ये मेरा मानना है सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाएगा. ये इसका रीजन बहुत सारा है. पहला बात है कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, when you go and work in the corporate world, you need high amount of knowledge of this paper. एंड वो तभी आप आएगा जब आपको कोई ज्ञानी आदमी ज्ञान देगा. एंड माई डिग्री इटसेल्फ इज वेल कॉम्पिटेंट टू गिव अ प्रॉपर जस्टिस टू द कोर्स. नो अदर फैकल्टी इन पैन इंडिया कैन गिव जस्टिस टू दिस पेपर टू द एक्सटेंट एक्चुएटर्स डज, राइट? मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है, मेरे को अकाउंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज है, मेरे को टैक्सेशन का नॉलेज है. वी ऑफन डू ऑडिट ऑफ कंपनीज, so we know what needs to be delivered, right? तो हमारे पास कॉम्पिटेंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो इट्स बेटर टू डू दिस पेपर, राइट? सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट द पॉइंट इज इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. एंड व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, तो आपको लोग ऐसा ऐसा सवाल पूछेंगे जो आप जवाब नहीं दे पाएंगे. हम लोग खाली कॉन्सेप्ट से फोकस नहीं करेंगे, वी विल आल्सो फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स, राइट? एट टाइम्स यू विल फाइंड कि ये बंदा बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, इसको इतना नहीं बोलना चाहिए. विद रिस्पेक्ट टू सम टॉपिक्स वी विल गो इनटू सो मच डेप्थ दैट यू मे थिंक एट पॉइंट ऑफ टाइम कि इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है. बट आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द पर्पस ऑफ जस्ट मेकिंग यू पास द एग्जामिनेशन. इट इज टू मेक यू रेडी फॉर इंडस्ट्री. Those who will select investment banking as their paper, that is SP5, SP6, उनके लिए तो मैं रामबाण हूं. Those who are going to select any kind of specialization, whether it is life insurance, general insurance, so you need to understand the financials of insurance company also. We will dedicate few classes in understanding the financials of insurance company, right? There are few videos in YouTube जहां पे आप देख सकते हैं कि we have analyzed the financial statements, the annual reports of any company. Because at any point of time when you get into the job world, you will be working as an analyst intern starting में. तो लोग ऐसा ही रहेगा, आपको एक bunch of data they will give it to you. You have to analyze what is the claim ratio,
पास्ट में क्या हमारा रिकवरी था, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, दे विल टेल यू टू वर्क ऑन दोज बेसिकली रेशियो एनालिसिस सॉर्ट ऑफ थिंग आपको करना पड़ेगा, जो मैं आपको इस सब्जेक्ट में सिखाऊंगा, राइट? So when you talk about finance, so you need to first understand what are the financial matters we are going to discuss. That is with respect to business. अगर मैं बिजनेस का फाइनेंशियल मैटर का बात करूं तो कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो दे टॉक अबाउट बोरोइंग, राइट? क्योंकि बिजनेस करने के लिए फंड चाहिए. एक्चुएटर्स इज 100% funded by the owners. 100%. Not even a single paisa is borrowed from any banks or any financial institution. Whatever we are earning, we are putting that money into the business. तो basically हमने जो कमाया है, that is profit, उसी को हम हमारे बिजनेस में लगा रहे हैं, तो इसको अपने बोलेंगे retained earnings, right? We are funding our business through retained earnings. बहुत लोग क्या करेंगे, अभी रिसेंटली हमने 2-3 साल में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया है, हमने 1 रुपया भी बाहर से बोरो नहीं किया. Whatever money we have invested our profits only. We are plowing back our profits because somehow हम लोगों को basically us we don't believe on paying interest. It's a burden for us. हालांकि अच्छी बात है कि आपको 8% 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना बिजनेस से 20% का मुनाफा करेंगे, तो लोन वाले को तो 8-9% ही देना है, तो फ्री का आपके घर में 11% बच रहा है, लेकिन वो फ्री का 11% मेरे को नहीं बचाना है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि मेरे माथे पे इतना रुपए का लोन चल रहा है. माई बैलेंस शीट, एक्चुएटर्स बैलेंस शीट टोटल इज सपोज 3 करोड़, सो आवर नेटवर्थ इज 3 करोड़. हमारा बैलेंस शीट टोटली हमारा नेटवर्थ है बिकॉज वी डोंट हैव एनी लाइबिलिटीज टू पे, राइट? सो काफी सारा चीज है, बिजनेस करने का माइंडसेट सबका अपना अलग अलग होता है, वो अपना परसेप्शन के हिसाब से सोचता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंसिंग, द फर्स्ट थिंग कम्स विद बोरोइंग. नाउ देयर आर सो मेनी सोर्सेज यू कैन बोरो फंड्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज सोर्सेज. बहुत सारा सोर्सेज ऐसा होता है कि जो आपको स्टार्टिंग पे नहीं, बट वंस यू मूव अहेड विद द बिजनेस तो आपको बीच में दरकार पड़ेगा, राइट? तो ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, इसकी में भी हम लोग 4-5 चैप्टर है, जो केवल और केवल चैप्टर 5 से लेके चैप्टर 8 तक अगर आप देखेंगे, वो खाली सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है. देयर आर ऑल टुगेदर 20 चैप्टर्स इन CV1. तो 5, 6, 7, 8 ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये आपका देखेंगे आप सोर्सेज, इसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, medium term sources of finance, short term sources of finance. So they're all talking about sources of finance, right? Then once you have borrowed, मैंने किसी से पैसे बोरो किए हैं, तो पैसा का एक कॉस्ट होगा, दैट इज इंटरेस्ट. सर आपने तो अपना ही पैसा लगाया, तो आपका तो कॉस्ट नहीं है. मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, बट मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट है. इस पैसे को अगर मैं धंधा में नहीं लगा के कहीं पे FD करता तो मैं 8% कमाता ना. सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो कॉस्ट जरूरी नहीं है कि जहां पे मॉनिटरी इनफ्लो हो आउटफ्लो हो वही कॉस्ट माना जाता है. दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट. कॉस्ट इम्प्लिसिट भी हो सकता है. हाईएस्ट प्रॉफिट फोरगोन, राइट? प्रॉफिट नॉट अर्न्ड, दैट बिकम्स योर कॉस्ट. तो बिजनेस को जब आप करेंगे ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या बेसिस पे कंपेयर करना है. तो सब जितना भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपका खुद का हो बाहर का हो, जितना भी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उसका समहाउ देयर इज सम कॉस्ट, इधर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, राइट? ना आपने बोरो कर लिया ना, अब आपका टेंशन है कि आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, राइट? आज से 5 साल बाद वी आर गोइंग टू ब्रिंग IPO. हमारे कंपनी का IPO आएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे कंपनी का IPO आएगा. कितने सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बुक कर दिया है. जो हमारे बहुत पुराने बच्चे हैं, 10 साल 15 साल पुराने वाले जो हमसे अभी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अभी से 2% 3% का इक्विटी बुक कर दिया है. अभी हम जब बोरो करते हैं ना, राइट, बोरो करने के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसको इन्वेस्ट करना, क्योंकि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस.
आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, आप रिटेलिंग भी कर सकते हैं, आप कंसल्ट, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑप्शंस आर देयर। आपको किसमें पैसा लगाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसका रिटर्न क्या है, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट। रिस्क क्या होता है, वो जो रिटर्न का जो डेविएशन है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज रिस्क। एक्स बार सिग्मा एक्स स्क्वायर इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो आप करते हो ना, वो रिटर्न का रिस्क होता है कि ये जो रिटर्न है इसमें कितना प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ऑल दीज आर एस्टिमेटेड। मैं आपको बोलूंगा कि यू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, आई विल गिव यू 20% रिटर्न, व्हाट इज द एसडी ऑफ दैट, प्लस माइनस कितना, सो वो रिस्क होता है, राइट। सो लोग क्या करते हैं, रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं और एसडी को लो रखते हैं, उसी प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्म है। तो इसमें आप लोग CM1 में, जो लोग CM1 कर चुका है, दे नो देयर आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, लाइक यू डू एनपीवी एनालिसिस, you do internal you calculate internal rate of return, you go for payback period, yeah, there are different method, scenario analysis है, sensitivity analysis है। so ये जो चैप्टर, इसमें 2 चैप्टर है, ये अपन इसके बारे में बात करेंगे, right। then once you have invested in the business, next comes is उससे जो रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न का क्या करना है। तो मैंने प्लॉ बैक कर लिया, बहुत जन डिविडेंड बांट देगा। सो अगेन देयर इज सम डिस्कशन कि आपको प्लॉ बैक करना है कि डिविडेंड बांटना है। तो उसमें यह देखा जाता है कि इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा मुनाफा कहां होगा। तो ऑब्वियसली ये री इन्वेस्टमेंट रेट अगर ज्यादा है शेयर होल्डर का पर्सनल इनकम अर्निंग कैपेसिटी से, तो प्लॉ बैक होगा। री इन्वेस्टमेंट का अगर रेट सस्ता है एज कंपेयर टू व्हाट शेयर होल्डर कैन अर्न, तो दे विल आस्क फॉर डिविडेंड्स। अगेन देयर इज अ ग्लिच, डिविडेंड टैक्सेबल इज हायर रेट, डिविडेंड पे ज्यादा रेट से टैक्स लगता है। तो लोग क्या करते हैं, बोला डिविडेंड नहीं, तुम प्लॉ बैक करो, शेयर प्राइस को ग्रो करो। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है ना। आपने धंधे में पैसा लगाया, कंपनी कमा रही है, वो कंपनी डिविडेंड में बांट दी, अगले साल धंधा उसी पैसे से करेगी। 2 करोड़ का कैपिटल है, 20 लाख कमाया, 20 लाख का डिविडेंड बांट दिया, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेक्स्ट ईयर, 2 करोड़। अगेन उस पे 20 लाख कमाएगा, डिविडेंड बांट दिया, राइट। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, प्लॉ बैक कर रहे हैं। 20 करोड़ का कैपिटल, 2 करोड़ का कैपिटल, 20 लाख का अर्निंग, डिविडेंड नहीं बांटा, तो नेक्स्ट ईयर में धंधा 2.2 करोड़ से करूंगा, उस पे फिर अब अगले साल मुनाफा आएगा, और मैं 5 साल 10 साल तक ऐसा ही कर रहा हूं, तो मेरा शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है ना। फिर मैं शेयर को बेचूंगा, तो वो जो गैप है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। वो गैप को बोलता है, शेयर बेच के जो डिफरेंस आ रहा है परचेज प्राइस और सेल प्राइस, उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। तो कैपिटल गेन में टैक्सेशन रेट सस्ता है। अगर आप हर साल डिविडेंड ले रहे हो तो उसमें टैक्सेशन रेट ज्यादा है। तो नाउ यू टेल मी, अगर मैं आपकी वेल्थ की बात करूं तो आपको डिविडेंड लेना अच्छा बात है कि कुछ सालों बाद कैपिटल गेन लेना अच्छा बात है। कुछ सालों बाद कैपिटल गेन लेना अच्छा, इससे तुम्हारा 2-2 चीज 3-3 चीज हो रहा है। शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है, प्लस आगे जाकर जो मुनाफा होगा उस पर टैक्स भी कम लग रहा है। तो ये सब फाइनेंशियल मैटर्स हम लोगों को डिस्कस करना है। ये तो मैंने कुछ बताए हैं आपको, राइट। सो बिजनेस फाइनेंस मींस वी विल डिस्कस कंपनी का पूरा फाइनेंशियल मैटर्स। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो वी शुड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें आपका प्रिपरेशन ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ पीएल बैलेंस शीट आपको नॉर्मल कंपनी का भी सिखाया जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी का भी सिखाऊंगा मैं, बैंकिंग कंपनी का भी सिखाऊंगा। सो वी आर कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको खाली सर्विस सेक्टर का पीएल बैलेंस शीट प्रिपरेशन सिखाया जा रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कम है, तो आप लोगों को पीएल बैलेंस शीट सर्विस सेक्टर वाला ज्यादा सिखाना चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा सिखाना चाहिए, बैंकिंग कंपनी का ज्यादा सिखाना चाहिए। बट दे आर ऑल्सो टीचिंग यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पीएल बैलेंस शीट ऑल्सो। वहां पर भी आप एक रिस्क एडवाइजर के हिसाब से रोल प्ले कर सकते हैं।
कितनी कोई भी बड़ी कंपनी में आप यू कैन प्ले अ रोल, सब्जेक्ट का जो स्कोप है वो बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, राइट। सो एक तो अकाउंटिंग का पार्ट आप सीखेंगे। सो बेसिकली इट इज लाइक चैप्टर नंबर 9 to 14, ये पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दिस विल बी टेकन अप बाय मी, ठीक है। एक हमारा एस्पेक्ट है टैक्सेशन वाला, राइट। दिस इज चैप्टर नंबर 4 आई गेस, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, राइट। मैंने बताया ना कि आप अपना फंड्स लगा रहे हैं तो उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं बट इम्प्लिसिट कॉस्ट है। आप बाहर से ले रहे तो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी एक कॉस्ट है, तो उसको अपन परसेंटेज टर्म्स में मेजर करेंगे, राइट। उसको अपने बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और मान लो अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा अपना पैसा लगाया, थोड़ा सा बाहर वाले का लगाया, हर बिजनेस ऐसा ही करता है। जैसे अगर मैं यूके बेस्ड कंपनी की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम गियरिंग, द वर्ड गियरिंग मींस आपने कितना डेप्थ कंटेंट डाला है कैपिटल एम्प्लॉयड में। कैपिटल एम्प्लॉयड में अपना और पराया दोनों पैसा आता है, तो मैक्सिमम इज 40%। 40% गियरिंग मतलब आप टोटल कैपिटल का 40% ही बोरो कर सकते हैं वहां के नॉर्म्स के हिसाब से, तो 60% आपको अपना लगाना पड़ेगा। बचपन में आपने सुना होगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, जो भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको मालूम है डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है। पराया पैसा, एक्सटर्नल फंड्स, इंटरनल फंड्स का रेशियो। टोटल फंड्स में एक्सटर्नल शुड बी 40%, नॉट मोर देन दैट। बट इफ आई टॉक अबाउट इंडियन का स्टैंडर्ड नॉर्म्स, तो इट रेंजेस बिटवीन 60-65% ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। अलग अलग, अब बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, आपका आपका फाइनेंशियल्स में भी वेरी करेगा, राइट। तो काफी सारा चीज है, तो इसको अपने बोलते हैं जब आप कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन, इट्स इक्विटी एज वेल एज डेप्ट। तो इक्विटी का इम्प्लिसिट कॉस्ट और डेप्ट का एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो इसका वेटेड एवरेज निकलेगा डिपेंडिंग अपॉन किसका कितना वेट है। क्योंकि जब तक आपका ये कॉस्ट नहीं आएगा ना, आप अपना हडल रेट नहीं निकाल पाएंगे कि आपको अपने धंधे से मिनिमम कितना प्रतिशत मुनाफा चाहिए। अगर आप कॉस्ट पार्ट को इग्नोर करके बिजनेस में लगाएंगे, सपोज योर बिजनेस इज यील्डिंग अराउंड से 12%, आपको बिल्डिंग से रिटर्न, उसको बोलते हैं बिजनेस से जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको बोलते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब अपन देखेंगे। इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सपोज आपका बिजनेस से मुनाफा 12% का आ रहा है, बट आपका बोरोइंग 13% का आ रहा है, क्या आप ये धंधा करेंगे? 12% का मुनाफा है लेकिन आपको देना 13% है, कैसे करोगे आप? इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन ही आपने मीट नहीं किया है। तो आपको ये हडल रेट निकालना बहुत जरूरी होता है। इसको अपन डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, इसको अपने मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, इसको अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, इसको अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। So basically what we will be doing, we will be talking about weighted average cost of capital. That is chapter number 17 and 18. This I will take up. ठीक है, तो पहले हमने अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज ले लिया, टैक्सेशन के बारे में नॉलेज ले लिया। तो बेसिकली 9 to 14 एंड चैप्टर 4 ये सब हमको नॉलेज देगा, सो दैट नाउ आई कैन प्रोसीड विद द फाइनेंशियल मैटर्स। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैटर्स है, ये WACC फाइनेंशियल मैटर्स, राइट। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल, राइट।
कैपिटल प्रोजेक्ट अप्रेजल ये भी मैं करवाऊंगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम चीज आप लोग CM1 में कर चुके होंगे, तो मेरा डिस्कशन उतना इन डेप्थ नहीं होगा, बिकॉज जो भी CB1 कर रहा है या तो वो साथ में CM1 कर रहा है, राइट, या उसका ऑलरेडी CM1 हो चुका है। सो मैं कराऊंगा जी, राइट। ये भी फाइनेंशियल मैटर्स है। ठीक है, तो करीबन इतना सारा टॉपिक्स मैं करवाऊंगा। अब बाकी जो हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, राइट, they will take a few topics like I already told you, sources of finance, that is chapter 5 to 8, right। बाय द टाइम मैं 17-18 में आऊंगा ना, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसको कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि हम लोगों को कम से कम 2 महीना लगेगा चैप्टर 9 to 14 करने में। पूरा हम लोग डिटेल में करेंगे इसको, राइट। इसके बाद हमारा एक ऐसा चैप्टर है, स्टार्टिंग का जो 2-3 चैप्टर है ना, चैप्टर 1 to 3, उसमें बेसिकली इन सब बातों को समराइज करके पहले दे दिया है, एंड दे हैव नेम्ड इट एज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फिनांस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। मतलब कॉर्पोरेट में चीजें किस तरीके से चलती हैं वो दिखा रहा है ये लोग, तो वो चीज वो लोग हम तो पूरा सिलेबस में वही बात करेंगे, कॉर्पोरेट एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट अल्टीमेटली यू विल फाइंड दैट दीज टॉपिक्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड, राइट। So these are introduction topics, chapter 1 to 3. और एक बच जाता है अपना चैप्टर 15-16, बेसिकली इसमें डेरिवेटिव्स है एंड ग्रोथ रिस्ट्रक्चरिंग का एक चैप्टर है, राइट। तो जो सिलेबस का मेरा जो पोर्शन है वो ये वाला है, इस पैटर्न में हम लोग करेंगे, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको इस पैटर्न में पढ़ाएगा, राइट। अगर कोई लाइव क्लास फॉलो कर रहा है, उसको पुराना कोई वीडियो देखने का दरकार नहीं है, 100% हम लोग क्लास में करवाएंगे, राइट, 100%। और किसी को अगर आगे बढ़ना है तो हमारा वो फुल सेट से भी कर सकता है, वो जो फुल सेट है ना एक तो दिया हुआ है रिकॉर्डेड में, उसको लाइन से पकड़ के करेगा, सब हो जाएगा। बेसिकली आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट्स, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं उसका पास्ट ईयर भी करवा दूंगा, तो हाथों हाथ वो चैप्टर पूरा डन एंड डस्टेड हो जाएगा। मेरे साथ साथ जो लोग पढ़ाई करेगा उनको घर पे रिवाइज करने का भी दरकार नहीं है उतना, ठीक है। और ये चीज, और जो लोग ऑफलाइन जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां सबको आना है, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा। अभी मैं 11 तारीख को मैं बॉम्बे आऊंगा, सैटरडे संडे को, तो बॉम्बे वाले बच्चे एकदम ध्यान से सुन ले, ऑफलाइन क्लास करना है 2 दिन, ठीक है। चलिए, सो हम लोग पूरा सब्जेक्ट में फाइनेंस के बारे में बात होगा, बट उसके पहले हम लोग को अकाउंटिंग और टैक्सेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, क्योंकि जब मैं फाइनेंस डिस्कस करना शुरू करूंगा तो आपको ये सब चीज लगेगा, राइट। चलिए, सो व्हेन आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग, राइट, ये सभी को मालूम है अकाउंटिंग क्या होता है, राइट। बेसिकली इट्स आपको हिसाब बनाना है,
राइट, कि आपने इस बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया. माई क्लास इज 2 days a week. मेरा क्लास हफ्ते में 2 दिन होगा और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का 1 दिन. दैट इज सफिशिएंट, राइट. अभी इनिशियली हम लोग ऐसा करेंगे 2 महीने तक, फिर अगर लगेगा कि नहीं हो रहा है, देन वी विल ट्राई टू इंक्रीज. ओके, सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट अकाउंटिंग, राइट, हम लोग चैप्टर 9 में घुस चुके हैं. अब हम लोग सीधा निकलेंगे 1.5 महीना बाद चैप्टर 14 करके. अब आपको एक चीज ध्यान देना है, 9 से 14 में इंटर रिलेटेड है सब चीज. तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले आपको 9 कंप्लीट कराऊंगा, फिर 10 कंप्लीट कराऊंगा, फिर 11, ऐसे नहीं होगा. पूरा 9 to 14 इकट्ठा डिस्कशन है, पूरा खत्म करके निकलेंगे इसको. ठीक है, तो जब मैं अकाउंटिंग की बात करता हूं तो बेसिकली बिजनेस में मैंने पैसे लगाए हैं, राइट. बिजनेस कोई सामान खरीद रहा है, मैं उसको बेच रहा हूं, 1 साल हो चुका है, उसका एक्टिविटी में कितना मेरे को मुनाफा हुआ ये बताइए, और उस प्रॉफिट्स का मैंने क्या किया, राइट. So this accounting is basically keeping records of what activities you have done and what is the result of those activities, right. These activities are in monetary terms, because either you will find exchange of goods, or you will find exchange of services, or you will find exchange of some resources like assets, right, and some money has been exchanged between them, the currency. Even if currency is not involved, you do this for me, I'll do this for you. Barter scheme, it is also a transaction, though you don't find any cash element in that, but it is a transaction. पहले के जमाने में ऐसे ट्रांजैक्शंस होते थे, बट अभी मीडियम आ चुका है करेंसी. बोला आप इसका इतना मेरे को दे दीजिए और मेरे को जो चाहिए मैं किसी और से खरीद लूंगा, राइट. पहले जो चावल उगाता था वो दाल वाले को दे देता था, और दाल वाले से दाल ले लेता था, तो उसका खिचड़ी पक जाएगा. अभी वैसा नहीं है, राइट. क्योंकि मेरा मेहनत और तुम्हारा मेहनत, काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज था बार्टर स्कीम में. एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाते थे कि इतना किलो चावल के बदले में इतना किलो दाल. तो इसलिए बेटर क्या हुआ, करेंसी आया, आप मेरे को चावल का पैसा दे दो, मैं दाल खरीद लूंगा, राइट. So basically there are a lot of activities which a business does during the year. Why I'm saying during the year, because अच्छा, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आप अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, and communicate information to users, right. तो ये बनता कैसे मैं आपको सिखाऊंगा. यूजर्स कौन है, लाइक ओनर्स, लेंडर्स जिससे आपने पैसे बोरो किए हैं, गवर्नमेंट जिसको आपको टैक्स का पैसा देना है, क्रेडिटर्स जो आपसे, जिससे आपने उधार में सामान लिया है, कस्टमर्स जो आपसे माल खरीद रहा है, एम्प्लॉइज those who are working for your organization, राइट. तो जितने भी यूजर्स हैं और भी रहेंगे, दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर पीएल एंड बैलेंस शीट. व्हाई,
because they are associated with your business. ओनर को अगर यही नहीं मालूम है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बंदा क्या करेगा वो आगे? So this information, that is PL and balance sheet, is highly relevant for owners because he needs that information so that he can justify his return on investment, so that he can decide whether he wants to keep his money invested in the business or withdraw and invest somewhere else. मेरा पैसा का कीमत हो रहा है कि नहीं, तो ये हिसाब होना बहुत जरूरी होता है, राइट? So owners, right, they are interested in knowing the profits, they are interested in knowing what wealth we have created. Lenders, सर लेंडर को क्या मतलब है? लेंडर को तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता नहीं है, बट उसी प्रॉफिट से तो तुम ब्याज दोगे ना. So they want to see whether the company has earned sufficient profits or not to pay the interest or not. इसको बचपन में आपने पढ़ा होगा, जो लोग भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, they must be knowing interest कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट का कितना गुना मैंने कमाया है. सपोज माय इंटरेस्ट इज 20,000 एंड आई अर्न 1 लाख. इट मींस जो इंटरेस्ट देना है उसका 5 गुना मैंने कमाया है. सपोज माय प्रॉफिट इज ओनली 40,000 एंड आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑफ 20,000, तो प्रॉफिट का दुगुना मैंने कमाया है. माय शील्ड इज लेस, प्रोटेक्शन इज लेस. जितना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, द लेंडर विल फील मोर सेफ. मतलब इस साल जो कंपनी ने कमाया उससे 5 साल ब्याज दे सकता है. 1 लाख बाय 20,000. गवर्नमेंट, इनको क्या चीज का मतलब है? टैक्सेस. देश कैसे चलेगा? वो अलग बात है, आप जो टैक्स देते हैं उसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता. एनी टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर यू एनी डायरेक्ट बेनिफिट. आपको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं मिलता सरकार से. हम लोग 25 लाख का टैक्स पेमेंट किया, गवर्नमेंट ने हमको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया. इट इज गिवन टू द सोसाइटी एज अ लार्ज. क्रेडिटर्स, इन्होंने उधार में आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, इनको इनका पैसा चाहिए. बचपन में आपने सुना होगा करंट रेशियो, दैट इज करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी. आज जो मैंने आपको माल बेचा, या तो आपके पास स्टॉक में होना चाहिए वो, या आपके पास वो डेटर में होना चाहिए, मतलब माल बिक गया है, या आपके पास वो कैश फॉर्म में होना चाहिए. सर 1 लाख का उधारी है, 1 लाख का स्टॉक दिख रहा है. अब एक दिन बाद 1 लाख का उधारी है, वो 2 लाख का डेटर बन गया. वो 1 लाख प्रॉफिट, 1 लाख का माल बेच दिया 2 लाख में. अगले दिन वो डेटर कैश में बदल गया 2 लाख. उसके अगले दिन वो कैश ही गायब हो गया, लेकिन मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला. इसका मतलब जो करंट एसेट में जो कैश था, या तो वो ओनर ड्रॉइंग्स कर लिया है, या उससे बिजनेस वाला लोग कुछ री इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया. ऐसे नहीं होता है. तो इनकी आंखें रहती हैं स्टॉक पे, इनकी आंखें रहेगी डेटर पे, इनकी आंखें रहेगी कैश पे. So they always want to see whether the company is having sufficient funds to pay them off or not. क्योंकि they also give some credit period, 50 दिन 60 दिन का. तो 60 दिन अब तक आया नहीं, तो इसलिए इनको पैसा मिला नहीं है. उसी बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है इन्होंने. एम्प्लॉइज, कंपनी का प्रॉफिट्स ग्रो कर रहा है कि नहीं. आज एक्चुएटर में कोई 5,000 रुपए नौकरी पे लगा था, तो आज उसका सैलरी 25,000 रुपया है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years. इसको बोलते ग्रोथ. ग्रोथ मिलने से, जॉब सेफ्टी रहने से, जॉब एनवायरनमेंट रहने से अच्छा लगता है. कस्टमर को मालूम है कि भैया ये ब्रांड है, और ये ब्रांड कोई फेक एडवर्टीजमेंट या कोई प्रमोशनल कैंपेन से नहीं बनाया गया है. If we have told that we will be delivering 10 promises, maybe we have fulfilled 8, but still we are the best, right?
कोई फैकल्टी हो सकता है कम अच्छा पढ़ाए, कोई फैकल्टी हो सकता है फाड़ के पढ़ा दे। अभी यहाँ 5 बैठा है ना, यहां अगर 50 बैठेगा ना तो मेरा एफिशिएंसी 4 गुना हो जाएगा, और यहां अगर 100 बैठ जाए तो मेरा एफिशिएंसी 40 गुना हो जाएगा। राइट, काफी सारा चीज फर्क पड़ता है। तो कस्टमर भी चाहेगा ना, एक ब्रांड से वो एसोसिएट होना चाहता है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी का कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, ये सब बहुत चीज मैटर करता है। सो दीज आर यूजर्स, राइट, ये लोग यूजर्स हैं एंड दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग माय परफॉर्मेंस। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर पी एंड बैलेंस शीट एंड कम्युनिकेट इट टू देम। अब इसको बनाने के लिए, राइट, ये पीएल बैलेंस शीट बनाना है, वी हैव टू मेक पीएल एंड बैलेंस शीट, दिस इज द आउटपुट, राइट। व्हाट इज द इनपुट? Transactions, that is business activity, right? Transaction, that is business activity, that is exchange of goods, services, asset, right? And it has to be expressed in terms of money or money's worth. हमारे बीच में एक्सचेंज ऑफ सर्विस है, यहां पे डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है। हमारे ऐसा होता नहीं है, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं, आप हमको ये पेपर पढ़ा दीजिए, मैं आपके यहाँ पे 2 महीना 3 महीना मैं आपके यहाँ पे जॉब कर लेता हूं। दिस इज मनीज वर्थ, बाटर स्कीम। ऐसा भी होता है सर, गॉड प्रॉमिस विद इन 30 days आई विल गिव इट टू यू। पैसा भी इमीडिएटली इन्वॉल्व नहीं है, बट एक हमको रिटर्न प्रॉमिस मिल गया या एक ओरल प्रॉमिस मिल गया। पहले तो क्या होता था, हम लोग ओरल प्रॉमिस पे विश्वास कर लेते थे, बट उसमें से 100 में से 3-4 केस में हम लोग को धोखा मिलता था। बट अभी हम लोग क्या कर लिया, ई मैंडेट का स्कीम लेके आ गया, रिटर्न प्रॉमिस। यू से 30 days, यू टेक 35, बट साइन इट। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, सर्विसेज हो रहा है, एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू आर टॉकिंग अबाउट, इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और मनीज वर्थ। या तो डायरेक्टली मनी एक्सचेंज हुआ है, या बाद में होगा, या बाटर स्कीम। ना मनी भी एक्सचेंज होता है तो 2 केस में होता है, एक होता है हार्ड कोर कैश और एक होता है यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी, आईएमपीएस टू डिजिटल बैंकिंग। तो मैंने ट्रांजैक्शंस को इनपुट किया, राइट। अच्छा, ये हमारा है सीपीयू, सपोज करो ट्रांजैक्शन डालूंगा और आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन डालूंगा और आउटपुट निकलेगा, राइट। जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं आज के दिन में, टैली बोल लो, मुनीम जी बोल लो, अलग अलग बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, सब में आप ट्रांजैक्शन डालिए, ऑटोमेटिकली पीएल बैलेंस शीट बन के निकलेगा। ट्रांजैक्शन जब आप डालेंगे तो उस समय बता दीजिए कैश एसेट है, मिस्टर एक्स मेरा डेटर है, मिस्टर वाई मेरा क्रेडिटर है, फर्नीचर एसेट है, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लाइबिलिटी है, शर्मा ओनर है, सैलरी एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है,
ऐसे करके क्लासिफाई कर दो और डाल दो ट्रांजैक्शन को, अपने आप पीएल बैलेंस शीट बन के निकलेगा। ये इनपुट और आउटपुट का सफर बचपन में जब अपने अकाउंटिंग करते थे तो अपने को मैनुअली सिखाया जाता था। जर्नल, इसको करने का 2 रूल है, एक गोल्डन रूल और एक अमेरिकन अप्रोच। गोल्डन रूल में आइटम को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, आदित्य अग्रवाल आप बताइए तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेब बोलिए। Anyone else would like to say? Yes, Gada, yes. Debtor is the giver and creditor is the receiver. No, it's not correct. Not exactly correct. Yes, we have more candidates. Karan Garg. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Then what is for real account, Mr. Karan? If this is for personal account? So for personal account, it is debit the giver and credit. Debit the receiver and credit the giver. What is for nominal account? Credit all income and gains, debit all losses and expenses. समझ रहे आप मेरी बात? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ना काफी सारा चीज आ गया है, एआई आ गया है अकाउंटिंग में, राइट? जैसे आप आइटम्स क्रिएट कर लो, आइटम्स क्रिएट कर लो और लेजर्स क्रिएट कर लो और इनवॉइस को ऐसे स्कैन करो और उसको सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करो, अपने आप जर्नल एंट्री भी हो जाएगा। और ये नहीं कि एक एक करके, एक साथ 50 इनवॉइस को आप स्कैन करो, अपने आप एंट्री हो जाएगा। इट इज ओनली द सेल्स एंट्री विच वी नीड टू डू। एआई इज लाइक, मतलब मैं बोल नहीं सकता, आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता अभी जो हो गया है। कितने सारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स थे जिनको महीने में एक एक क्लाइंट से 2,500 3,000 मिलता था, वो लोग महीने में, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वहां विजिट करते थे, घंटा भर बैठते थे, मैनुअली अकाउंटिंग एंट्री करते थे और फिर चले जाते थे। उनका घर इसी से चलता था, 15-20 क्लाइंट पकड़ लिया, 50-60 हजार का आमदनी हो गया। वो सब अभी बंद। It is just you need to take proper precaution when you are putting the transaction in the system. Rest everything. तो ये जर्नल वगैरह, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब ऑटोमेटिकली बनता है। तो जब आप एंट्री को जब पास करते थे ना सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, तो आप गोल्डन रूल भी कर सकते हो, अमेरिकन अप्रोच भी कर सकते हो। गोल्डन रूल में पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अमेरिकन अप्रोच में बोला पर्सनल, रियल, नॉमिनल छोड़ो, बोला अभी आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल कर रहे हो, फिर आप पीएल बैलेंस शीट बनाओगे, उस समय क्लासिफिकेशन क्या करना पड़ता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। स्टार्टिंग में आपने क्या किया? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बट व्हेन यू आर मेकिंग पीएल बैलेंस शीट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फॉलो अमेरिकन अप्रोच, दैट इज एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। सो अगेन यू हैव टू क्लासिफाई इट like personal will be either asset or liability, nominal is either expense and income, and real account is asset. तो बोला स्टार्टिंग से वैसा करो ना, आगे जाके आपको रिक्लासिफाई नहीं करना पड़ेगा। सो एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट से स्टार्ट होगा। और जब आप ट्रायल बैलेंस देखोगे ना, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सारे आइटम्स का समरी होता है उसमें और उसका नेट बैलेंस होता है। तो देखना एसेट एक्सपेंस आपको डेबिट में दिखेगा, लायबिलिटी इनकम क्रेडिट में दिखेगा और टोटल मैच करेगा।
क्योंकि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। भैया मैंने जो दिया उतना ही मैंने इक्विटी है। आज मैंने ये माइक्रोफोन 6,000 में खरीदा है, तो मैं इसको एसेट दिखाऊंगा 6,000 का, और मेरे से कैश आउटफ्लो होगा 6,000 का। तो एसेट जो आया उसको मैं डेबिट करूंगा, कैश जो गया उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो जितने का डेबिट है उतने का ही मैं क्रेडिट हो रहा है। तो पहले अपने डेबिट क्रेडिट देखते थे, फिर सारे आइटम्स का अलग लेजर बनता था। जैसे कैश कितनी बार डेबिट हुआ, कैश कितनी बार क्रेडिट, उसका लेजर बनता था कैश का, तो कैश का नेट बैलेंस आ जाता था। उस नेट बैलेंस से अपन ट्रायल बैलेंस बनाते थे और ट्रायल बैलेंस मैच करता था। अगर लेजर बनाते वक्त कोई भी पोस्टिंग गलत हो गया तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता था टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की जनरल से लेजर सही बनाया गया है कि नहीं। अब क्योंकि हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गया है तो ये पार्ट अब हमको करने का दरकार नहीं है। ये हमारा अकाउंट, आपको बस खाली ट्रांजैक्शन सही से डालना है, इसको क्लासिफाई सही से करना है। कैश एसेट, फर्नीचर एसेट, लोन लायबिलिटी, सैलरी एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस, सेल्स इनकम, ये चीज आपको सही से करना है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये क्लासिफिकेशन अगर आप गड़बड़ कर देंगे तो ट्रांजैक्शन भी गलत रिकॉर्ड हो जाएगा। बस उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। हमारे एग्जाम में हमको ट्रायल बैलेंस दे देगा, हमारे एग्जाम को हमको क्या करेगा, और अपन को पीएल बैलेंस शीट बनाना है, तो हमारे को जो ट्रायल बैलेंस देगा डेबिट क्रेडिट, यहां पे एसेट्स होगा बहुत सारा, लाइबिलिटीज होगा बहुत सारा, एक्सपेंसेस होगा, आया ना? बताइए एसेट का क्या बैलेंसेस होगा, डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का, इनकम्स का, और ये टोटल मैच करेगा। एक्सपेंस इनकम जाएगा पीएल में, एसेट लाइबिलिटी जाएगा बैलेंस शीट में, गेम खत्म। इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट अपन कैपिटल में ऐड कर देंगे, हमारा बैलेंस शीट टोटल मैच कर जाएगा। सर आपको आता नहीं है, आप सीख के आइए, ठीक है बेटा। यहां पे नीचे में एडजस्टमेंट्स भी होता है, यू डोंट नो एनीथिंग, या आई एग्री आई डोंट नो एनीथिंग। ये एडजस्टमेंट्स क्या मालूम है, ये वो दिखा सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर में, भगवान श्री कृष्ण की धरती पे आ जाएंगे तो भी आप नहीं बता पाइएगा। These adjustments are not yet recorded in this trial balance. इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास हमने अभी तक नहीं की है। क्यों नहीं की? चाहकर भी आप नहीं कर सकते। अब बताइए आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाट इज दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? सर आज के तारीख को एक्चुएटर्स में 25 लाख का कस्टमर खड़ा है, डेटर, जिसका पैसा हमको आने वाला 2 महीना में मिलेगा। चलिए प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाऊं मैं? आर यू फाइनलाइजिंग अकाउंट्स? आज मैंने प्रोविजन बनाया, सपोज करो 1 महीना बाद वो पैसा दे दिया, वो सब रिवर्स करना पड़ेगा। फिर अगले महीने वापस से नया डेटर खड़ा होगा, वो अगले महीने देगा। सर जितना आप एंड करोगे ना, उस दिन का डेटर पे आपको प्रोविजन बनाना है। ड्यूरिंग द ईयर आप नहीं करते रहोगे, पहले बनाओ, पैसा आगे हटाओ, बनाओ फिर हटाओ, बनाओ फिर हटाओ, नहीं। बुक्स क्लोज जब होगा, जब फुल स्टॉप लग रहा है, सर बुक्स क्लोज क्यों होगा? चलते रहने दीजिए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सर, खाली मॉनिटरिंग, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
सर आप खाली बिजनेस 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 लगा रखे, पर्सनल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? सेपरेट लीगल एंटिटी। अकाउंटिंग एक दायरे में काम करता है, अकाउंटिंग एक दायरे में काम करेगा, उसका एक फ्रेमवर्क है। There are several assumptions we take when we do accounting. There are several thoughts, beliefs, rules, regulations जिसको मद्देनजर रख के हमको अकाउंटिंग करना है। इसके बिना अकाउंटिंग इज मीनिंगलेस। 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होगा। अगले साल नया बुक्स चाहिए, नया पेपर चाहिए, नया पेन चाहिए। क्लास 3 से जब 4 में जाते हो, नया कॉपी खरीदते हो, नया लेबल, नया कवर, नया पेन, सब कुछ नया होता है। ज्योमेट्री बॉक्स तक चेंज हो जाता है। मम्मी पापा समझाते रहेंगे, नहीं इसको यूज कर लो, नहीं मेरे को नया चाहिए, राइट? उसको फुल स्टॉप लगाओ, आप फिर नया बुक्स से रेडी करो, क्योंकि आपको 12 महीना में आपको परफॉर्मेंस मेजर करना। आप 2-2 साल में भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं किया आपको, अजम्पशन है। अब होली में दिवाली में नहीं मनाइए, कौन रोकेगा आपको? बट आप ऑड लगेंगे, यू लुक ऑड। होली में पटाखा फोड़ रहा है, दिवाली में रंग से खेल रहा है, यू लुक ऑड। तो अजम्पशन है, आप जैसा अजम्पशन लेना आप ले जाओ। तो ये सभी को ये अजम्पशन ले रहा है कि 12-12 महीना में वी विल क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी विल स्टॉप, वी विल कैलकुलेट टोटल एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, 12 months, इनकम ऑफ दिस ईयर, तो प्रॉफिट ऑफ दिस ईयर, देन नेक्स्ट ईयर। तो ये जो आप अकाउंटिंग देख रहे हैं ना, इसमें करीबन 20 कॉन्सेप्ट्स हैं, थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग किया जाता है। वन इज दिस अकाउंटिंग पीरियड, अनदर इज मनी मेजरमेंट। पहला जो चीज पैसे में तोड़ सके, तराजू देखो, एक तरफ सामान रहता है, दूसरी तरफ वेट रहता है, भाई जो कि मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल है। आज जैसे मैंने तुमको पढ़ाया और तुमने मेरे को पुराना जमाना का एक टीवी दे दिया, खिड़की वाला, मेरे को बहुत शौक है, हमारे घर पे था, अब नहीं है। somehow don't remember exactly वो टीवी गया कहां, बट अगर मेरे को कोई स्टूडेंट वो खिड़की वाला टीवी देगा तो मैं उसका कुछ पैसा वेव कर सकता हूं। अगर मेरे आज के जमाने में मेरे को कोई खिड़की वाला टीवी देता है वर्किंग कंडीशन में, उसका क्या वैल्यू निकालूंगा मैं? तो समटाइम देयर आर एक्सचेंजेस जिसमें वैल्यू निकालना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, दैट बिकम्स नॉन मॉनिटरी, देन यू कैनॉट रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन बिकॉज लिमिटेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? सबसे बड़ा एसेट ह्यूमंस। हम लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड वैल्यू, हम लोग है फेस, राइट? हम लोग तो रिकॉर्ड नहीं होते किसी का बैलेंस शीट में, बट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज इनटू डेवलपमेंट। बोली लगेगा तुम्हारा 500 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, नहीं ऐसे होगा। एम्प्लॉइज विल बी ट्रेडेड जस्ट लाइक आईपीएल प्लेयर्स। इसको उठा लो 5 करोड़ में, मतलब आने वाला 5 साल तुम यहां सर्विस करोगे, 5 करोड़ रुपए तुमको दूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अभी हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है। अभी हम लोग सैलरी कैसे निकालते हैं? हाउ वी कैलकुलेट सैलरी? सपोज मेरे यहां पे 2 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें मेरे को लगता है 10% इज ऑपरेशन कॉस्ट,
तो 2 करोड़ का 10% कितना हुआ? 20 लाख। 12 महीना होता है, 20 लाख को 12 से डिवाइड करो, अराउंड 1,65,000 पर मंथ आएगा। इसका मतलब मैं 25,000 का 60 स्टाफ रख सकता है। इस तरीके से होता है ऑपरेशंस। मेरे को देखना पड़ेगा कितना परसेंट अफोर्ड कर सकता ऑपरेशंस के लिए। 10%, 20 लाख साल का। महीने का कितना हुआ? 1.65। एक आदमी मिलेगा 20,000 के नीचे नहीं मिलेगा, 20 से 25 के रेंज में मिलेगा। तो मेरे को 7 स्टाफ रखना है 25,000 वाला। मेरा सारा ऑपरेशंस का काम देख लेगा वो लोग। ऐसे निकाला जाता है ऑपरेशन। और वो क्या देख रहा है? हमको दिन का 800 रुपया मिल रहा है, 25,000 रुपया महीने का मिल रहा है, इसमें मेरा 5,000 रुपया भाड़ा चला जाएगा, और बाकी मैं जो घूमने जाता हूँ हर संडे का 2-2 हजार पकड़ लो, बाकी सेविंग्स कर ले, उसका भी निकल जाता है काम। वो जितना पढ़ाई किया है उस हिसाब से उसका निकल जाएगा। वही मान लो अगर मैं इतना इक्विप्ड हूं कि मैं किसी कंपनी का पूरा कंपनी को हैंडल कर रहा हूं, वो कंपनी से साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, ऑब्वियसली मेरा सैलरी 40 लाख होगा। सैलरी होता फिक्स है, बट इज नॉट फिक्स फॉर लाइफ लॉन्ग। Either you grow the business, your salary will grow, and if you don't, then you have to leave that job. You're not fit for the job. और आगे जाके हर आदमी को सेलिंग ही करना पड़ता है, उसी में पैसा है, क्योंकि डायरेक्टली उसको सेल्स के साथ लिंक किया गया है। 2 लाख रुपए तुम्हारा बेस सैलरी प्लस 20% इंसेंटिव फॉर बिजनेस अबव 20 करोड़। हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू? टीचर है ना हम लोग, बट हम लोग सेलिंग भी करते हैं। कितने लोगों को हमारा फोन मिल जाता है? ये तुम्हारा भलाई के लिए, बट अल्टीमेटली तो हम लोग कर क्या रहा है? सेलिंग ही तो कर रहा है कि विच पेपर यू आर प्लानिंग नेक्स्ट। What is this? This is selling. By understanding your present situation, we are doing a calling. 6 महीना में हम लोग कभी फोन नहीं करके पूछेगा तुम कैसा पढ़ रहा है, क्योंकि वो उसके लिए हमारा ऑपरेशन का बंदा है। आपको टिकट रेस करने का ऑप्शन दिया गया है। ऐसा मत सोचना कि वी आर इग्नोरिंग यू। क्लास में तो पढ़ा ही रहे ना हम लोग। हाँ, एग्जाम के बाद हम लोग फोन करके पूछेगा कि आपका एग्जाम कैसा गया, आप कैसा पेपर गया। ये चीज हमारा काम है। हम लोग कर क्या रहे अल्टीमेटली? बट हम लोग एथिकल सेलिंग करता है। जबरदस्ती किसी को नहीं बोलेगा तुमको ये पेपर लेना है। अगर किसी का एक्सटेंशन लिया हुआ तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं एक्सटेंशन ले लो, जिससे आप डे 1 से स्टार्ट कर पाएंगे। जो लोग भी रैंक होल्डर्स है वो लोग क्लास रेगुलरली अटेंड करता है। जिनका भी अच्छा नंबर आता है वो लोग पूरा क्लास को फॉलो करता है। अगर आप ये सब चीज नहीं करेंगे देन इट्स नॉट पॉसिबल। 100 का 100 बच्चा अगर पढ़ेगा तो 100 का 100 बच्चा पास होगा, कोई फेल नहीं होगा। 100 में से 20 पढ़ेगा तो 20 ही पास होगा, 80 फेल होगा। सीधी सी बात है, राइट? इंस्टीट्यूट को ही मालूम है, अगर 500 रजिस्ट्रेशन आया है उसमें से 200-250 ही बच्चा पढ़ेगा, और उसमें भी 200-250 में से 150 बच्चा ही अच्छा पढ़ेगा। इसलिए पासिंग रेट इज 30%। 500 बच्चा पढ़ ले तो पासिंग रेट 100% हो जाएगा। किसी का कभी कुछ हो जाता है कि सर, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। व्हाट इज द प्रायोरिटी, राइट? सो एक मैंने बताया आपको 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, बिजनेस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, दैट इज सेपरेट एंटिटी, राइट? अभी जैसे मैं आपको बोला था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाट इज दिस? Basically what we are doing, we are standing today, this is our amount to be collected in next year. So there is one principle called conservatism, prudence, which says you can estimate your next year loss, not expense, loss.
You can estimate that and you can book that loss today. What will happen if I book future loss today? It will give you some kind of protection, cushion. या मान लो सामने वाला का दिवालिया निकल गया है, मेरे को ये न्यूज मालूम चल गया. It's better to incorporate that today. So this is assumption we am taking. I am booking my future loss today. Depreciation. What is depreciation? हमने एक एसेट खरीदा 1 लाख में, उसकी जिंदगी 5 साल है, 5 साल उसकी लाइफ है. What is depreciation? हमने तुमको सैलरी दिया, हम तुमको हर महीना सैलरी देंगे, तुम मेरे लिए हर महीना काम करोगे. तो सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर. मैंने एक एसेट खरीदा, ये भी एक एक्सपेंडिचर है. दोनों में फर्क है. एक लोग कमाने के लिए और एक नहीं खर्चा है जो मैं एक दिया लेकिन आने वाले 5 साल में को कमा के देगा. तो जो खर्चा बार बार देना आपको पूरा 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 100% प्रॉफिट और लॉस में दिखाएंगे हम लोग एक्सपेंस बोल के. और जो खर्चा एक बार दिया आने वाला 5 साल नहीं देना है लेकिन उससे हम आने वाला 5 साल अपना पेट पालेंगे, दैट इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर. नाउ कम्स द मैचिंग प्रिंसिपल. अब यहां पे आता है मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? एक खर्चा जो बार बार देना है इसका मतलब आप उसका बार बार बेनिफिट डिराइव कर ले रहे हैं, सब आपका एक्सपेंस माना जाएगा. जो खर्चा बार बार देते हैं उसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इसका लिटरल मीनिंग है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या? बार जो देना पड़े जिससे मैं बार बार बेनिफिट डिराइव कर रहा हूं. और जो वंस इन लाइफ टाइम है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक पोर्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी मैच विथ रेवेन्यू. ऑल एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर करंट ईयर ओनली, बिकॉज नेक्स्ट ईयर अगेन यू हैव टू पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑलरेडी मैच विथ रेवेन्यू. व्हाट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर? थोड़ा थोड़ा करके उसको मैच करेंगे रेवेन्यू के साथ. जो थोड़ा करते हो ना उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं अपन. 1 लाख का एसेट हो गया, 5 साल जिंदगी, 1 साल हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन कितना? बेनिफिट डिराइव कितना? 1 साल 1/5 20,000. तो 1 लाख में 20,000 एक्सपेंस, बाकी का 80,000 एसेट, क्योंकि फ्यूचर में डिराइव करोगे. नेक्स्ट ईयर अगेन 20,000 60,000 एसेट, 5 ईयर अगेन 20,000, लाइक दिस. तो कितना सारा प्रिंसिपल मैंने आपको बताया. 5 में तो मैंने आपको अभी बता दिया. अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का. मनी मेजरमेंट, अभी हमारा ह्यूमंस को हम लोग पैरामीटर नहीं है हमारा कोई भी. ह्यूमंस का देयर इज नो पैरामीटर. So that is why we are not in anyone's balance sheet. We are simply a revenue expenditure for them, whatever they pay us. हम उनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. जब पैरामीटर आ जाएगा हमारा बोली लगेगा. 25 करोड़ में उठा के लाओ इसको, 25 करोड़ में उठा के लाओ इसको, 50 करोड़ ब्रिंग इन, हो सकता है. तो दे आर सेटिंग दैट पैरामीटर, राइट. काफी सारा चीज है इसमें, इसलिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है. जैसे पहले गुडविल, ब्रांड नेम, इनका कोई पैरामीटर नहीं था, बट धीरे धीरे इनका पैरामीटर्स आ गया है मेजरमेंट का. सो दे कैन एस्टिमेट योर फ्यूचर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली. दे कैन शो सम गुडविल, ब्रांड नेम, उसका भी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं आप लोग. बहुत सिंपल है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, बट ह्यूमन रिसोर्स का कुछ नहीं आया. तो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो गया, मनी मेजरमेंट हो गया, जिसमें ह्यूमन एसेट्स, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट, ऐसा का कोई कमी नहीं, कोई पैरामीटर ही नहीं है. ह्यूमंस कैन नॉट बी मेजर्ड एज ऑफ नाउ. मेरा ऑनेस्टी, मेरा इंटीग्रिटी, मेरा नॉलेज, मेरा स्किल, मेरा नॉलेज, कोई मतलब नहीं ऑर्गेनाइजेशन को. हालांकि तो मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं कहीं काम भी कर रहा होता तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है.
मेरा ऑनेस्टी, मेरा इंटीग्रिटी से बोला ये लो पैसा जाओ, राइट? सेपरेट एंटिटी, पर्सनल कुछ भी नहीं आएगा। प्रूडेंस, फ्यूचर का लॉस को आज बुक करो, मैचिंग, सारा खर्चा को मैच करके दिखाना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसी साल का रेवेन्यू कमाने में हेल्प करता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आने वाला 5 साल हमको हेल्प करेगा, इसीलिए उसका कॉस्ट को स्प्रेड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट। एनीवे, तो काफी सारा एडजस्टमेंट्स होता है नीचे, राइट? एक क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ माल, दूसरा डेप्रीसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पोर्शन एक्सपेंस माना जाएगा, वो अभी तक अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुआ है उसका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, outstanding expenses. There is one more concept called accrual concept. There is one more concept called accrual concept. जो क्या बोलता है मालूम? accrual concept क्या बोलता है? बोलता है पैसा दिया कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, खर्चा दिखा दो अगर वो इस साल का है तो। सपोज करो मैंने रेंट दिया 11 महीने का, लेकिन जगह कितना महीना यूज किया? 12 महीना। जगह कितना दिन यूज किया? 12 महीना। तो खर्चा 12 महीने का आएगा। तो 1 महीना का दिया नहीं ना, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोल के दिखाओ। तो काफी सारा एडजस्टमेंट्स आपको देगा ये लोग नीचे। दीज these adjustments are not yet recorded as these items could not be finalized during the year. Hence, we have to wait for year to end. साल खत्म होने का हमको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है? तो ई अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब इसका जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, करना है ना, इसलिए इसका दो इफेक्ट आएगा। सपोज करो डेप्रिसिएशन का बात करता हूं, ये वो कॉस्ट है, ये वो बेनिफिट है जो मैंने इस साल डिराइव कर लिया है, 1 लाख का 20,000। तो इसका दो इफेक्ट क्या आएगा? सर पहला जो 20,000 वाला पार्ट है वो तो एक्सपेंस दिखाना है, मतलब बाकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसके साथ ऐड करना है, और दूसरा एसेट का वैल्यू को कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पहला आपको फ्यूचर लॉस आज बुक करना है, यस और नो? तो एक तो प्रॉफिट कम होगा, पहला बात। दूसरा, डेटर से लेस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेटर है इसका रियल वैल्यू ये नहीं है, रियल वैल्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करने के बाद आएगा। राइट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट ऊपर कितना महीने का दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस में? 11 महीने का, लेकिन पीएल में कितना महीने का भाड़ा आएगा? क्योंकि पीएल 12 महीने का, तो भाई यहां कितना दिख रहा है रेंट?
एक्सपेंस में 11 महीने का, इससे तो 1 महीना आउटस्टैंडिंग बोल रहा है ना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, बेनिफिट डिराइव बट नॉट पेड। अक्रूवल बोलता है फर्क नहीं पड़ता हमको पैसा दिया कि नहीं दिया, बेनिफिट डिराइव किया ना, खर्चा दिखाओ। तो खर्चा 12 महीने का आएगा, दिखाया हुआ कितने महीने का है 11, तो 11 को 12 करना है तो क्या करेंगे, जोड़ के की घटा के एड आउटस्टैंडिंग, पहला इफेक्ट। दूसरा, पैसा दे दिया क्या, देना है ना, इट्स योर ऑब्लिगेशन, कहां दिखाएंगे, लायबिलिटी में। इसका मीनिंग क्या है, बेनिफिट डिराइव नॉट येट पेड। तो बेनिफिट डिराइव में खर्चा दिखाना है तो रेंट एक्सपेंस में ऐड करो, नॉट येट पेड मतलब लायबिलिटी है, लायबिलिटी में दिखा दो। जब अपने करेंगे तो और अपने अच्छे से समझ लेंगे, राइट। तो अकाउंटिंग में कुछ नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द आउटपुट, ट्रांजैक्शन इज द इनपुट। काफी सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, आइडियाज, थॉट्स you have to imply it here and then you can get profit and loss and balance sheet. I have explained law of concepts 12 में ना, money 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 money, only business business business, future loss today, match खर्चा, खर्चा दो टाइप का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू इज ऑलरेडी मैच्ड विद रेवेन्यू, करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम से ऑलरेडी मैच्ड है, कैपिटल को खाली मैच करना है, इसलिए डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 5 साल कमा के देगा, 5 साल उसको मैचिंग करना है, थोड़ा थोड़ा, राइट। अक्रूवल फर्क नहीं पड़ता पैसा आया है कि नहीं आया है, पैसा दे दिया नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट उठाया कि नहीं ये बता, उठाया तो एक्सपेंस दिखाएंगे। है कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी बता दिया आपको। और एक और बताया, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बोला ना, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। गॉट माय पॉइंट। आपको अकाउंटिंग करते वक्त काफी सारा कॉन्सेप्ट्स है जो दिमाग में रखना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर वन वीडियो जो कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मैंने काफी सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, आई विल जस्ट शेयर इट टुडे इटसेल्फ, राइट। तो यू शुड वॉच दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का वीडियो, एंड ये जो क्लास हमने कराया है, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। पढ़ के आना जरूरी होता है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर हम लोग डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि 20 नंबर का प्रॉब्लम है। बिफोर दिवाली I will gift you 20 marks, 20 marks. Okay. Any doubts, anyone? Okay. आज के लिए इतना ही. It was first class. Then next class we will extend it. Okay. Thank you so much for a lovely patient hearing. See you again in the next session. Thank you, sir. Thank you, sir.